ये हमारा पार्ट 4 इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एग्रीकल्चर, पार्ट 2 में इंडस्ट्री और पार्ट 3 में फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लिया है। इस पार्ट में हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे देश में जनान की रूपरेखा कैसी थी। तो बेसिकली इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब यही होता है कि हमारे देश में जो जनता है, जो लोग हैं, वो कैसे हैं, उनकी बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, इन्फेंट जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की जो प्रत्याशा है वो कितनी है, साक्षरता कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, और कितना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कितना बड़ा है, मतलब एकदम से अचानक से पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है, क्या चल रहा है। तो ये इसके बारे में सब कुछ देखते हैं। तो यही है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पूरा। तो देखो हमारे देश में ना बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और इसी तरह डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। कितना था आप देखो कि हमारे देश में बर्थ रेट 48 पर 1000 था, है ना, और डेथ रेट भी 40 पर 1000 पॉपुलेशन। ये बहुत ज़्यादा होता है किसी भी देश के लिए। हाई बर्थ रेट क्या शो करता है? हाई बर्थ रेट शो करता है कि लिटरेसी कम होगी, देश में गरीबी होगी, पिछड़ापन होगा, नॉलेज अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होगी। और हाई डेथ रेट का मतलब क्या है? हाई डेथ रेट यानी हाई मृत्यु दर अधिक होने का मतलब है कि देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, गरीबी ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और जो है डेडली डिजीज़ है, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते हैं, ज़्यादा जानलेवा बीमारी भी हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, शिशु मृत्यु दर, वो इन्फेंट, वो भी बहुत ज़्यादा थी, 218 पर 1000 लिव बर्थ्स। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें 218 बच्चे जो है मृत्यु होते थे। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी उच्च शिशु मृत्यु दर, हिंदी में बोलेंगे इसे उच्च शिशु मृत्यु दर। ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसका ज़्यादा होने का मतलब है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होना और जो है ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे होंगे और ज़्यादा ही बच्चे जो है उनकी डेथ मतलब मृत्यु पार हो रहे होते क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी और ज़्यादा ही वो था, उसमें गरीबी थी, भुखमरी थी, है ना, पिछड़ापन था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे देश की जो जनान की रूपरेखा थी उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे देश की जो जीवन प्रत्याशा थी ना, इसे हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक, जीवन प्रत्याशा लिख लो चाहे आप। जीवन प्रत्याशा जो थी केवल 32 थी, 32 साल थी। यानी कोई भी आदमी या औरत कोई भी अगर जिएगा तो 32 साल जिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज की डेट में वो कितनी है? लगभग 65। तो ये क्या शो करता है? पहले कम क्यों थी? क्योंकि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ कम थी और डेडली डिजीज़ भी थी और भुखमरी थी, पॉवर्टी निर्धनता थी, बैकवर्डनेस था। इसे एक बार हिंदी में देख लो। सुविधाओं का अभाव था, जानलेवा बीमारियां थी, भुखमरी थी, गरीबी थी, पिछड़ापन था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। हमारे देश में जो लिटरेसी रेट थी, साक्षरता थी, वो बहुत कम थी। आज की डेट में 74%, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। उस वक्त कितनी थी? 16%। फीमेल की और भी कम थी, 7%। जो क्या ये दर्शाता है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट थी कम थी, इसका मतलब है पिछड़ापन होगा, एजुकेशन भी कम होगी। और जो जेंडर इनइक्वालिटी थी यानी जो जेंडर का जो असमानता थी ना, लिंग असमानता थी, लोगों में भेदभाव था, तो इस वजह से जो फीमेल लिटरेसी भी कम थी। और 16% थी ओवरऑल, तो वो भी बहुत कम है। 16% लोग ही थे जो पढ़ और लिख सकते थे, कुछ लिख पढ़ सकते थे। जबकि जो जो आज की डेट में आप इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। जबकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अच्छे देश हैं उनकी 100% लिटरेसी रेट है, यानी 100% पॉपुलेशन लिख और पढ़ सकती है। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि कौन बंदा एजुकेटेड है, मतलब कौन बंदा जो है अवेयर है, ये नहीं, सिर्फ लिखना और पढ़ना भी 16% लोग जानते थे। सोच सकते हो आपकी कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश होगा उस टाइम। आज की डेट में भी 74% लोग ही हैं जो लिख और पढ़ सकते हैं, यानी 26% लोग आज की डेट में भी ऐसे हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकते। तो कितनी बड़ी बात है। तो हमारी जो देश की लिटरेसी रेट थी वो कम थी, हाई बर्थ रेट थी, डेथ रेट थी, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो भी ज़्यादा थी, 218 थी पर 1000 लिव बर्थ्स। इसके आगे अगर चलें हम तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया, जनांकीय परिवर्तन आया सबसे बड़ा। वो कब आया? तो इसमें हम देखेंगे क्या है जनांकीय मतलब परिवर्तन में क्या हुआ। 1921 को माना जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों माना जाता है 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? हिंदी में बोलते हैं इसे महान विभाजन वर्ष। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे पहले क्या होता था ना, 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, लेकिन 1921 के बाद केवल बढ़ती चली गई। तो 1901 में देखो आप, पहले गिरी, 1911 में गिरी, 1921 में बढ़ी, 1921 में, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है कि 1901 में पॉपुलेशन गिरी, 1911 की जनगणना में बढ़ गई,
1921 में फिर से गिर गई, लेकिन उसके बाद 1931, 1941, 1951 और आज तक हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हमने देखा कि 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, 1901 में घटी, 1911 में बढ़ी, 1921 में फिर से घटी, 1931, 1941, 1951, उसके बाद आज तक पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए उसे बोलते हैं 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी महान विभाजन वर्ष। और यानी आज की वीडियो में हमने देख लिया कि हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी 1947 या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसी थी। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की शिशु मृत्यु दर जो है वो जो पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा था, 218 पर 1000 लिव बर्थ। और बर्थ रेट डेथ रेट कितना था, 48 एंड 48 था बर्थ रेट, और डेथ रेट 40 उससे कम था थोड़ा, 1000 लिव पॉपुलेशन पर, मतलब 1000 की पॉपुलेशन पर। तो इसे 1000 पॉपुलेशन पर निकालते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 थी, 32 साल आज की डेट में जो 65 के अराउंड है, और डेवलप्ड देशों में ये इससे भी ज़्यादा है। तो हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों थी? क्योंकि उस वक्त क्या था, हमारे देश में निर्धनता बहुत थी, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी, 16, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया 1921 में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे का पार्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों पार्ट्स करेंगे।